तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए क्विज़ है जो कि भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति से संबंधित है। सेट नंबर 4 है ये हमारा। तो देखेंगे जो पहला प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है मतलब पूछे जा चुके हैं पहले भी, और कुछ ऐसे जो अभी वर्तमान में कुछ विषय जो चर्चित रहे हैं उन पर आधारित हैं। इनसाइट्स ऑन इंडिया के सौजन्य से प्रश्न है ये। देखें जो पहला प्रश्न है कि संगम साहित्य के 5 महाकाव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सिलप्पदिकारम इलांगो अडियाल द्वारा लिखित है और यह कन्नगी की न्याय की खोज की कहानी है। दूसरा कथन कि जीवक चिंतामणि एक जैन ग्रंथ है जिसमें त्याग और तप के गुणों पर जोर दिया गया है। तीसरा कथन है कि वलयापति और कुंडल केसी हिंदू धार्मिक शिक्षाओं पर केंद्रित हैं। बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा कथन है यह सत्य है। गलत सिर्फ तीसरा है कि वलयापति और कुंडल केसु हिंदू धार्मिक शिक्षाओं पर केंद्रित है, यह गलत है। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक। असल में जो वलयापति और कुंडल केसी है यह मतलब जो वलयापति है जैन कार्य है, जबकि जो कुंडल केसी है बौद्ध कार्य है जो कि उनकी धार्मिक शिक्षाओं पर मतलब धार्मिक परंपराओं को दर्शाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केवल एक, यानी कि केवल जो नंबर 3 कथन है वह गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो असल में जो सिलप्पदिकारम है इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो रचना है जैन भिक्षु इलांगो अडिगल के द्वारा की गई थी, और यह कन्नगी नामक एक पवित्र पत्नी की कहानी है जो अपने गलत तरीके से मारे गए पति के लिए न्याय चाहती है। और इस महाकाव्य में सद्गुण, भाग्य और न्याय के विषयों पर प्रकाश डाला गया है। जबकि दूसरा कथन जो कि सत्य भी है, जीवक चिंतामणि जो है ये तिरुतक्कुतेल के द्वारा रचित एक जैन महाकाव्य है जो कि त्याग, नैतिकता और आध्यात्मिक अनुशासन पर केंद्रित है, जो जैन दर्शन के केंद्रीय सिद्धांत को बताते हैं। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा जो कथन है ये गलत है। सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि संगम काल के दौरान प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चोलों ने मदुरै को अपनी राजधानी बनाकर पूरी तरह से सिंचित उपजाऊ कावेरी बेसिन पर नियंत्रण किया। दूसरा कथन है कि पांड्य साम्राज्य अपने पशुचारण और तटीय क्षेत्रों के लिए जाना जाता था जिसकी राजधानी मदुरै थी। तीसरा कथन है कि चेरों ने वांजी या करूर को अपनी राजधानी बनाकर पहाड़ी क्षेत्रों पर शासन किया। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पे जो पहला कथन है वो गलत है, दूसरा सत्य है और तीसरा सत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 कथन जो है सत्य है। तो चोलों की अगर हम बात करें तो चोल जो हैं इन्होंने हालांकि उपजाऊ कावेरी बेसिन को नियंत्रित किया जो कि अपनी व्यापक सिंचाई और कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि जो इनकी राजधानी थी, जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उरैयूर थी। उसके बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को पुहार या कावेरी पट्टनम में स्थानांतरित किया। ठीक है, और तो पहला कथन गलत है, मदुरै नहीं, बल्कि इनका जो मदुरै था ये असल में पांड्यों की राजधानी थी। तो जो चोल हैं इन्होंने मदुरै नहीं बल्कि इनकी 2 राजधानियाँ थीं, जिसमें जो पहला था इनका उरैयूर था और बाद में इन्होंने पुहार या कावेरी पट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए पहला कथन जो है गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करें जो कि सत्य है, दूसरा और तीसरा। तो जो पांड्य साम्राज्य है इन्होंने मदुरै को अपनी राजधानी बनाया और जो देहाती और तटीय क्षेत्र हैं इन पर शासन किया। इसके अलावा ये अपने मोती मछली पालन, व्यापार और साहित्य के लिए जाने जाते थे। कथन 3 की बात करें तो ये भी सत्य है, इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों विशेष रूप से तमिलकम के पश्चिमी भाग पर शासन किया जिसमें वर्तमान का केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल थे। इनकी राजधानी वंजी या वारूर थी और इन्होंने पश्चिम के साथ प्रमुख व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि चोल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस अवधि के दौरान मंदिर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बने रहे। दूसरा कथन है
कि विदेशी आक्रमणों के कारण शिक्षा में तेजी से गिरावट देखी गई। तीसरा कि जाति व्यवस्था कमजोर थी और नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जाती थीं। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या फिर ये तीनों। तो यहाँ पे देखिए, जो चोल वंश की अगर हम बात करें तो चोल काल, यानी कि जो चोल वंश है वो तो ठीक है, चोल काल की अगर हम बात करें तो चोल काल में जो जाति व्यवस्था थी यह व्यापक रूप से प्रचलित थी। तो तीसरा कथन जो है ये गलत हो जाएगा। और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। और चोल काल के, जब चोल शासन के बाद की जब काल आगे बढ़ा तो उसके शिलालेखों में जातियों के बीच दो प्रमुख विभाजनों का उल्लेख भी मिलता है, वलंगई और इदंगई जातियों का। और इस समय शिक्षा को भी महत्व दिया गया। और जो शिक्षा केंद्र के रूप में मंदिर और मठों के अलावा कई शैक्षणिक व्यवस्था संस्थाएं भी विकसित हुई। और चोल राजाओं और रानियों के संरक्षण में अनेक मंदिर बनाए गए और इस अवधि के दौरान जो मंदिर हैं यह आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बने रहे। और चोल काल के समय मठों का बहुत प्रभाव था। कृषि और उद्योग दोनों ही फले फूले। वन भूमि के पुनर्ग्रहण और सिंचाई टैंकों के निर्माण और रखरखाव से कृषि में समृद्धता बढ़ी। तो यहाँ पे जो सही होगा वो सिर्फ कथन एक सही होगा कि इस अवधि के दौरान मंदिर जो हैं ये आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बने रहे। अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि भक्ति संत तुकाराम, यानी कि संत तुकाराम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि वह निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। तीसरा, वह संत एकनाथ और रामदास के समकालीन थे। उन्होंने अपने अभंग मराठी में लिखे। बताना है कि इनमें से कितने गलत हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों, या फिर कोई नहीं। तो भक्ति संत तुकाराम जी की अगर हम बात करें तो ये 17वीं सदी के मराठी संत कवि थे जो कि महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो कि एकनाथ और संत रामदास के समकालीन थे। ठीक है, यहाँ पे तीनों कथन जो है ये सत्य है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि कोई नहीं। इनमें से कितने गलत हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो जो तुकाराम है असल में ये भगवान कृष्ण के एक रूप जिसे विट्ठल कहा जाता है उनके भक्त थे, और जो कि वैष्णव संप्रदाय के सर्वोच्च भगवान माने जाते हैं विट्ठल। और तुकाराम जो है, संत तुकाराम, ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। इनके अनुसार सांसारिक गतिविधियों के साथ आध्यात्मिक आनंद को जोड़ना संभव नहीं था। इन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर जोर दिया। इन्होंने वैदिक बलिदान समारोह, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा आदि को अस्वीकार किया। ठीक है, और इनके द्वारा जो अभंग लिखे गए हैं ये मराठी भाषा में लिखे गए हैं, और इन्होंने मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की इनके द्वारा कोशिश की गई थी। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि देवपुत्र और हिंदू सुरत्राण की शाही उपाधि अक्सर क्रमशः इनमें से किस शासक या राज्य से जुड़ी हुई है? वकाटक और चेर, कुषाण और विजयनगर, शक और चोल, मगध और समुद्रगुप्त। तो सही विकल्प जो है इसमें बी हो जाएगा, कुषाण और विजयनगर। असल में उच्च दर्जा प्राप्त करने का एक तरीका ये था पुराने समय कि विभिन्न देवताओं के साथ अपनी पहचान बनाना था। तो इस प्रकार का मतलब जो ऐसा रणनीति का अगर हम देखा जाए तो इस प्रकार का जो रणनीति है इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत के संदर्भ में जो कुषाण काल है, लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी के बीच आता है, जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक फैले भारत पर शासन किया था। तो कुषाण साम्राज्य में आता है। तो उत्तर प्रदेश के पास माट में एक मंदिर में कुषाण शासकों के विशाल मूर्तियाँ स्थापित पाई गई हैं, और अफगानिस्तान में भी ऐसी मंदिर पाई गई हैं। तो कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इससे यह संकेत मिलता है कि जो कुषाण है ये खुद को भगवान के समान मानते थे, और ये कुषाण जो है ये शासकों को देवपुत्र या भगवान का पुत्र की उपाधि भी दिया करते थे, जो संभवतः चीनी शासकों से प्रेरित हुआ करता था और खुद को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के शासकों की बात करें तो इन्होंने भी भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। शासकों ने हिंदू सुल्ताना या
हिंदू सुत्राण की उपाधि का उपयोग करके देवताओं के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का भी संकेत दिया, जिसका अर्थ यह था कि हम हिंदू सुल्तान हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पुरातात्विक स्थल किस काल से संबंधित है? मेहरगढ़ नवपाषाण काल, दूसरा हुंगसी पुरापाषाण काल, तीसरा आदि चामललूर मेगालिथिक, चौथा दाओजाली हैंडिंग नवपाषाण काल। अब बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ये जो चारों युग्म हैं ये सही सुमेलित हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण से संबंधित है, हुंगसी पुरापाषाण से, और आदि चामललूर मेगालिथिक से है, और दाओजाली हेडिंग की बात करें तो यह नवपाषाण काल से संबंधित है। तो सभी विकल्प यहाँ पे सही हैं, इसलिए सही विकल्प डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि हड़प्पा नगरों में इमारतों के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि समकालीन मिस्र की इमारतों में मुख्य रूप से सूखी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। दूसरा कथन कि हड़प्पा वासियों के विपरीत मेसोपोटामिया वासियों ने बड़े पैमाने पर हाथियों को पालतू बनाया। तीसरा कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान तिल और सरसों उगाई जाती थी। बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखिए, पहला कथन है कि हड़प्पा नगरों में इमारतों के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ये सत्य है, जबकि समकालीन मिस्र की इमारतों में मुख्य रूप से सूखी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो यह भी सत्य है। तो इसलिए पहला कथन जो है ये तो सत्य हो गया। दूसरे कथन की बात करें कि हड़प्पा वासियों के विपरीत मेसोपोटामिया वासियों ने बड़े पैमाने पर हाथियों को पालतू बनाया, तो ये मतलब गलत है। हड़प्पा के लोग जो हैं हाथी से अच्छी तरह से परिचित थे, हालांकि वो गैंडों को भी गैंडों के बारे में भी जानते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के लोग खेती करते हैं, और जब खेती करना है तो बड़े पैमानों पर जानवरों को पाला जाता था, जिससे बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर पालतू थे। और जो हड़प्पा के व्यक्ति थे, हड़प्पा के लोग थे, ये कुबड़ वाले बैलों को पसंद करते थे। साथ ही साथ कुत्ते और बिल्लियों का प्रमाण तो शुरू से ही मिला है। इसके अलावा गधे और ऊंट भी पाले जाते थे, इनको हाथी की भी जानकारी थी और गैंडे से भी परिचित थे। तो इसलिए जो दूसरा कथन है ये गलत है, पहला और तीसरा सत्य है। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केवल एक कथन गलत है, नंबर 2 कथन कि हड़प्पा वासियों के विपरीत मेसोपोटामिया वासियों ने बड़े पैमाने पर हाथियों को पालतू बनाया, पहला सत्य है। तीसरा कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान तिल और सरसों उगाई जाती थी, तो इस समय गेहूं, जौ, राई, मटर और इसी तरह की अन्य फसलें उगाई जाती थी। बनावली की बात करें तो यहाँ की जौ की पर्याप्त मात्रा पाई गई है, तिल और सरसों उगाया ही जाता था। तो जो पहला और तीसरा कथन है यह सत्य है, असत्य कथन बी नंबर 2 हो जाएगा, इसलिए सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक कथन गलत है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि ऋग्वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उस काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। दूसरा कथन है कि लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता था तथा इस अवधि के दौरान तांबा, कांस्य और लोहा जैसी धातुएं अनुपस्थित थीं। तीसरा है कि उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत हुई और ऋग्वैदिक काल के दौरान व्यापार सोने के सिक्के के आदान प्रदान के साथ किया जाता था। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो पहला कथन देखिए कि उस काल में यानी कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरे कथन की बात करें कि लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता था तथा इस अवधि के दौरान तांबा, कांसा और लोहा जैसी धातुएं अनुपस्थित थीं। तो जो दूसरा कथन है ये आधा सत्य है कि लकड़ी का उपयोग जो है मुख्य रूप से वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता था। तो जो बढ़ईगिरी असल में इस समय एक महत्वपूर्ण पेशा था और जो जंगल से लकड़ी की पर्याप्तता की वजह से इस पेशे को और अधिक लाभदायक बना दिया। जो बढ़ई थे ये रथ और हल बनाते थे,
ठीक है। तो दूसरा कथन जो है आधा सत्य है और इस अवधि के दौरान तांबा, कांस्य और लोहा जैसी धातुएं अनुपस्थित थी, यह कथन असत्य है। क्योंकि धातु जो थे, जो धातु था, कारीगर हैं, वो तांबे, कांसे और लोहे से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल है इसका 1500 ईसा पूर्व से इस समय प्रारंभ होता है, इसलिए इस समय तांबे, कांसे वगैरह मिला करते थे। ठीक है। तो दूसरा कथन जो है ये यहाँ पे आधा आधा इसका असत्य है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरे कथन की बात करें कि उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत हुई और ऋग्वैदिक काल के दौरान व्यापार सोने के सिक्कों के आदान प्रदान के साथ किया जाता था, यह कथन गलत है। हालांकि सुनार थे जो आभूषण बनाया करते थे और जो कुम्हार थे ये घरेलू उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाया करते थे। और वस्तु विनिमय जो है ये मतलब ऋग्वैदिक काल के समय ही शुरू हुआ। आगे चलकर सोने का सिक्का जिसे कि निस्क कहा जाता था, विनिमय के माध्यम में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, तो इसलिए तीसरा कथन जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो सिर्फ पहला कथन है वह सत्य होगा, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा, केवल एक। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि सामान्य युग के महाजनपदों के दौरान कराधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि शिकारी और संग्राहक कर के रूप में शासक को वन उपज प्रदान करते थे। दूसरा कथन है कि पशुपालकों से पशुओं और पशु उत्पादों के रूप में कर अदा करने की अपेक्षा की जाती थी। तीसरा कथन है कि एक बुनकर या लोहार को राजा के लिए हर महीने एक दिन काम करना पड़ता था। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये महाजनपद के समय की बात कर रहा है, तो बताना है कि कौन सा सत्य है। केवल एक और तीन, केवल 2 और 3, या फिर ये सभी। तो असल में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अब देखिए, सामान्य युग के महाजनपद की अगर हम बात करें तो इसके जो शासक थे विशाल किलों का निर्माण करके बड़ी सेनाएं रखते थे, इसलिए उनको अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए वे कर एकत्रित करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो कर था वह फसलों पर लगाया जाता था और आमतौर पर कर उत्पादन का 1/6 भाग के बराबर तय किया जाता था। और जो चारावाह होते थे उनको भी पशुओं एवं पशु उत्पादों के रूप में कर का भुगतान करना पड़ता था। और जो शिकारी और जो संग्राहक थे इनको भी राजा को वन उपज उपलब्ध कराना पड़ता था। और जो व्यापार के माध्यम से खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं पर भी कर लगता था। इसके अलावा एक श्रम के मतलब जो कर श्रम के रूप में भी लगते थे। मतलब एक बुनकर या जो लोहार है वो राजा के लिए हर महीने एक दिन जाकर काम करता था। इसलिए यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य हैं। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद में कुलीन तंत्रीय शासन प्रणाली थी? कोसल, गांधार, वज्जी या कुरु? देखिए, महाजनपद की अगर हम बात करें तो 2 तरह के राज्य शामिल हैं। एक राजतंत्र यानी कि राज्य, और दूसरा गणतंत्र या गैर राजतंत्र जिन्हें कि कुलीन तंत्र कहा जाता है, जिनमें वज्जी और मल जो राज्य थे ये कुलीन तंत्री या गैर राजतंत्री थे। इसलिए सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, वज्जी। ठीक है, कि वज्जी महाजनपद में कुलीन तंत्री या गैर राजतंत्री शासन प्रणाली था। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11वां। प्रश्न नंबर 11वां है कि बौद्ध और जैन साहित्य के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जबकि बौद्ध कथाएं और साहित्य प्रकृति में उपदेशात्मक हैं, जैन कथाएं ऐसी नहीं हैं। दूसरा कथन कि यद्यपि प्राचीन मध्यकालीन बौद्ध साहित्य संस्कृत में उपलब्ध है, प्राचीन मध्यकालीन जैन साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया था। बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। तो यहाँ पे जो पहला कथन है यह भी गलत है, दूसरा कथन यह भी गलत है। अब जो बौद्ध कथाएं हैं ये साहित्य और प्रकृति में उपदेशात्मक तो हैं ही,
और जैन कथाएं भी ऐसी ही हैं। ये भी साहित्य प्रकृति में उपदेशात्मक है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि यद्यपि प्राचीन मध्यकालीन बौद्ध साहित्य संस्कृत में उपलब्ध है, ठीक है उपलब्ध है, जो जिसमें अश्वघोष का जो बुद्ध चरित्र रचना है ये संस्कृत में शामिल है। इसके अलावा वो प्राकृत भाषा में भी लिखी गई है। और यह कहा जा रहा है कि प्राचीन मध्यकालीन जैन साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया था, यह असत्य हो जाता है। यानी कि दूसरे कथन का पहला जो कथन है, पहला जो लाइन है कि बौद्ध साहित्य संस्कृत में उपलब्ध है, यह सत्य है, लेकिन इसी का दूसरा आगे का कथन कि मध्यकालीन जैन साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया था, यह गलत है। क्योंकि जैन साहित्य जो है यह भी संस्कृत में उपलब्ध है, जैसे कि सिद्धार्थी की उपमिति भव प्रपंच कथा जो कि 906 ईस्वी में लिखी गई थी। इसलिए दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, है ना। 11वें का सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन गलत हैं। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मथुरा से प्राप्त बुद्ध प्रतिमाओं की विशेषता मुड़ी हुई चादर है या फोल्डेड सीट है, जबकि सारनाथ से प्राप्त बुद्ध प्रतिमाओं की विशेषता पारदर्शी चादर है। दूसरा कथन है कि मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं प्राचीन यक्ष प्रतिमाओं के अनुरूप बनाई गई हैं। तीसरा कथन है कि वेंगी गांधार मूर्ति कला शैली के कला उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखें कि पहला कथन है कि मथुरा से प्राप्त बुद्ध प्रतिमाओं की विशेषता मुड़ी हुई चादर है, यह सत्य है, जबकि सारनाथ से प्राप्त बुद्ध प्रतिमाओं की विशेषता पारदर्शी चादर है, तो ये भी सत्य है, इसलिए पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन है कि मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं प्राचीन यक्ष प्रतिमाओं के अनुरूप बनाई गई हैं, यह भी सत्य है। तीसरे की बात करें कि वेंगी गांधार मूर्ति कला शैली के कला उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है, तो ऐसा नहीं है। जो वेंगी है असल में अमरावती मूर्ति कला शैली के कला उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है ना। मतलब वेंगी जो स्थल है यह गांधार मूर्ति कला का नहीं बल्कि अमरावती मूर्ति कला शैली के कला उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसलिए यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा बी हो जाएगा कि केवल 2 कथन सत्य हैं, पहला और दूसरा। तीसरा वेंगी गांधार का नहीं बल्कि अमरावती मूर्ति कला शैली का महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र था, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म और जैन धर्म श्रमण परंपरा का हिस्सा है। दूसरा कथन है कि स्तूप, विहार और चैत्य केवल बौद्ध धर्म का हिस्सा है। तीसरा है कि यक्ष पूजा तीनों मुख्य धर्मों अर्थात बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की विशेषता है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। देखिए अब यहाँ बताता है स्तूप, विहार और चैत्य केवल बौद्ध धर्म का हिस्सा है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है क्योंकि जो स्तूप, विहार और चैत्य ये होते हैं असल में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का हिस्सा है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। पहला कथन तो सत्य है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म श्रमण परंपरा का हिस्सा है, तो पहला कथन सत्य है। तीसरा कि यक्ष पूजा तीनों मुख्य धर्म अर्थात बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की विशेषता है, तो ये सही है। हालांकि जो पहला और तीसरा कथन ये सत्य है, दूसरा गलत, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2। अब ये देखिए अगर थोड़ी सी हम बात कर लें कि जो नंबर 2 की बात कर लें कि स्तूप, विहार और चैत्य केवल बौद्ध धर्म का हिस्सा है, तो जो कि नहीं है। तो असल में स्तूप, विहार और चैत्य ये बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन मठ परिसरों का भी हिस्सा है, लेकिन ये बात अलग है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा जो यक्ष हैं यह प्रकृति आत्माओं का एक व्यापक वर्ग है जो कि आमतौर पर दयालु होते हैं लेकिन कभी कभी शरारती भी होते हैं, ठीक है। और ये हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से मतलब इन तीनों धर्म की विशेषता रही है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये श्रमण परंपरा का हिस्सा है, ठीक है। और दोनों धर्म लोकप्रिय हो गए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में।
और क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म की वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सत्य है, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि त्योहारों और उन राज्यों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें जहाँ वे मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। अब बताना है कि एक तरफ तो त्योहार का नाम है, दूसरी तरफ राज्य है। रंगोली बिहू मणिपुर, पुथांडु तमिलनाडु, विशु केरल। बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। रोंगाली बिहू की अगर हम बात करें तो जो रोंगाली बिहू है यह असम में मनाया जाता है। ठीक है, और असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। तो पहला कथन जो है ये गलत है। ठीक है, पुथांडु की बात करें तो पुथांडु जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो कि तमिल महीने चिथिरई के पहले दिन मनाया जाता है, जो कि तमिल नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। तो दूसरा कथन फिलहाल सत्य है। और तीसरे की बात करें विशु, तो विशु त्यौहार की बात करें तो यह दक्षिण भारतीय राज्य केरल, कर्नाटक और कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र और तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्रों और उनके प्रवासी समुदायों में मनाया जाने वाला एक मलयाली त्यौहार है। मुख्यतः केरल में मनाया जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर्नाटक में और तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। और यह त्यौहार केरल में सौर कैलेंडर के 9वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है विशु। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सत्य है, सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, रंगोली बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है। ठीक, तो 14 का सही विकल्प सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है कि बासवन्ना या बसवन्ना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि बसवन्ना 12वीं सदी के दार्शनिक थे जिन्होंने लैंगिक या सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास और अनुष्ठानों को अस्वीकार किया था। दूसरा कथन है कि इन्होंने भक्तिपूर्ण उपासना का समर्थन किया जो मंदिर की पूजा को अस्वीकार करती थी। तीसरा, इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई जिन्हें कीर्तन के नाम से जाना जाता है। बताना है कि इनमें से कितने गलत हैं। तो पहले कथन की अगर हम बात करें कि बसवन्ना जो है 12वीं सदी के दार्शनिक थे, ये सत्य है। जिन्होंने लैंगिक या सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास और अनुष्ठानों को अस्वीकार किया था। तो बसवन्ना की अगर हम बात करें तो 12वीं सदी के दार्शनिक हैं। इसके अलावा ये राजनेता भी हैं जो और कन्नड़ कवि भी हैं, जो कि भारत के कर्नाटक में कलचुरी राजवंश के राजा बिज्वला प्रथम के शासनकाल के समय एक समाज सुधारक थे। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई जिसे लोकप्रिय रूप से वचना के रूप में जाना जाता है, न कि कीर्तन। तो पहला कथन सत्य है, तीसरा कथन असत्य है। ठीक है, अब दूसरे कथन की बात करें तो इन्होंने भक्तिपूर्ण उपासना का समर्थन किया जो कि मंदिर की पूजा को अस्वीकार करती थी। तो इन्होंने असल में क्या किया, इन्होंने लिंग या सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास और अनुष्ठानों को तो खारिज ही किया। तो पहला कथन यहाँ पे सत्य हो जा रहा है, तीसरा गलत हो जा रहा है क्योंकि इन्हें कीर्तन नहीं कहा जाता है बल्कि वचना के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने अनुभव मंडप या आध्यात्मिक अनुभव, या दूसरे शब्दों में कहें आध्यात्मिक अनुभव का हाल जैसी नई सार्वजनिक संस्थाओं की शुरुआत की, जिसमें सभी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के पुरुषों एवं महिलाओं का खुले तौर पर जीवन के आध्यात्मिक और सांसारिक प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए स्वागत किया जाता था। इन्होंने भक्ति पूजा का समर्थन किया जिसमें ब्राह्मणों द्वारा संचालित मंदिर पूजा और अनुष्ठानों को स्वीकार कर दिया गया। इनका था भक्ति पूजा किया जाए। इसके स्थान पर इन्होंने व्यक्तिगत रूप से धारण किए जाने वाले प्रतीकों और छोटे लिंग जैसे प्रतीकों के माध्यम से शिव की व्यक्तिगत प्रत्यक्ष पूजा को स्थापित किया। ठीक है, तो पहला और दूसरा कथन जो है इनका इसमें सत्य है, तीसरा असत्य है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केवल एक कथन गलत है, कथन नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है कि हड़प्पा स्थलों और उनसे संबंधित पुरातात्विक खोजों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ है हड़प्पा स्थल, दूसरा तरफ पुरातात्विक खोजें। धोलावीरा, अद्वितीय शिलालेख, बनावली, जूता हुआ खेत, सुरकोटदा, घोड़ा का अवशेष, लोथल, डाकयार्ड। बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या फिर सही सभी। तो धोलावीरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अद्वितीय शिलालेख पाए गए हैं, ये सत्य है।
जो कि धोलावीरा गुजरात में स्थित है, जहाँ पे विशाल जलाशय भी पाया गया है, बांध और तटबंध हैं। और यहाँ पे एक विज्ञापन जैसे बड़े आकार के 10 चिन्हों से युक्त अद्वितीय शिलालेख पाया गया है धोलावीरा, जिसे कि अभी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी किया गया है पिछले कुछ समय पहले। हाँ, तो पहला कथन जो है, पहला युग्म जो है सुमेलित है। दूसरे की बात करें बनावाली, तो बनावाली की अगर हम बात करें तो बनवाली में जुता हुआ खेत नहीं पाया गया है। बनवाली में नहीं, बल्कि यह कालीबंगा में मिला है जो जुता हुआ खेत। तो सही विकल्प 2 नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 2 है उसको स्किप करिए। पहला स्किप हो जाएगा, सी विकल्प स्किप हो जाएगा, डी विकल्प, तो बी बच जाता है। सुरकोतदा की बात करें तो यहाँ वाकई में घोड़े का अवशेष पाया गया था, जहाँ पे गुजरात में स्थित है सुरकोतदा, जहाँ पे घोड़े का पहला वास्तविक अवशेष मिला है। और लोथल की बात करें तो लोथल जो कि विश्व की सबसे पुरानी डाक यार्ड जहाँ पाई, जो कि शहर को व्यापार मार्ग पर स्थित साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ती थी। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा युग्म जो है सही सुमेलित है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, 16वें का बी। अब प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नागर शैली के मंदिरों से संबंधित हैं? गोपुरम, सीमा दीवारें, नदी देवी की छवियां, घुमावदार शिखर, द्वारपाल, मंदिर तालाब। सही उत्तर कोड का चयन करना है। 1 2 4 3 4 4 5 6 है या 1 5 6। अब देखिए, नागर शैली की अगर हम बात करें तो नागर शैली जो फिलहाल जो राम मंदिर बना है, यह मंदिर भी नागर शैली का ही है। तो नागर शैली जो कि उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई मंदिर वास्तुकला की शैली है, जो कि नागर शैली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जैसे दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं जहाँ पे विस्तृत 4 दीवारी या प्रवेश द्वार होते हैं, नागर शैली के मंदिर में ऐसा नहीं होता। बल्कि जब स्टार्टिंग चल रहा था तो शुरुआती मंदिरों में सिर्फ एक मीनार या शिखर होता था। फिर बाद में ऐसा हुआ कि बाद के मंदिरों में कई मीनारें बनाई गई, और जो गर्भगृह है यह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के ठीक नीचे स्थित होता है। इसके अलावा इसमें गोपुरम नहीं होता, सीमा दीवारें नहीं होता, नदी देवी की छवियां होती हैं, है ना, और घुमावदार शिखर भी होता है। द्वारपाल इसमें नहीं होता, है ना, और मंदिर तालाब में नहीं होता। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत की स्थिति कुछ ऐसी थी नहीं कि यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो, पानी को रोकना पड़े। इसके लिए उत्तर भारत में ऐसा व्यवस्था हुआ ही नहीं, तो ये भी नहीं होता यहाँ पे मंदिर तालाब। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। 3 और 4 कथन इसका सही हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित साइटों पर विचार करें। कुपगल्लू, पिक्लीहाल, टेक्कलकोटा। बताना है कि साइटें कौन सी हैं। दक्षिण भारत के जैन तीर्थ स्थल, या पश्चिमी भारत के हड़प्पा स्थल, या उत्तर भारत के ताम्रपाषाण स्थल, या दक्षिण भारत के नवपाषाण चित्रकला स्थल। तो सही विकल्प हो जाएगा डी यहाँ पे, क्योंकि दक्षिण भारत के नवपाषाण चित्रकला स्थल हैं। तो अभी हुआ क्या है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की ग्रेनाइट चट्टानों ने, मतलब वहाँ पे चट्टान पाई जाती हैं, तो इसके वजह से नवपाषाणकालीन मनुष्य को उसकी चित्रकला के लिए उपयुक्त कैनवास प्रदान किया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारा पेंटिंग किया। तो इन्होंने मतलब हालांकि ऐसे कई स्थल हैं जो जहाँ पे चित्रकला की गई हैं, लेकिन उनमें जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं वो हैं कुपगल्लू, पिक्लीहाल और टेक्कलकोटा। तो यहाँ से 3 प्रकार की चित्रकलाओं की जानकारी मिलती है। सफ़ेद रंग की चित्रकला, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल गेरू रंग की चित्रकला, और लाल गेरुए रंग की चित्रकला। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। दक्षिण भारत के नवपाषाण चित्रकला स्थल हैं ये। अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 19 है कि ऊपरकोट निम्नलिखित में से किस गुफा की अनूठी विशेषता है? बाघ गुफा, कन्हेरी गुफा, अजंता गुफा, या जूनागढ़ गुफा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। जूनागढ़ गुफा की अनूठी विशेषता ऊपरकोट है। असल में क्या है कि जो जूनागढ़ गुफाएं हैं ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित बौद्ध गुफाएं हैं, और इसकी एक अनूठी विशेषता
प्रार्थना कक्ष के सामने 30 से 50 फीट ऊंचे गढ़ की उपस्थिति है, जिसे ऊपरकोट के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, जूनागढ़ गुफा। और प्रश्न नंबर 20वां है। प्रश्न नंबर 20वां है कि सुल्तानगंज की खड़ी बुद्ध प्रतिमा निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला शैली से संबंधित है? सारनाथ स्कूल, मथुरा स्कूल, गांधार स्कूल या अमरावती स्कूल? अब असल में ये नया जो सर्च आया है उसके हिसाब से है कि क्या हुआ कि गुप्त काल के समय जो सारनाथ, जो कि आधुनिक बनारस है, वाराणसी है, यहाँ के आसपास मूर्ति कला का एक नया स्कूल या शैली विकसित हुआ। तो इसकी विशेषता ये थी कि क्रीम रंग के बलुआ पत्थर और धातु के उपयोग किया जाता था। तो इसमें क्या है कि जो मूर्तियाँ हैं ये बेदाग कपड़े पहने हुई थी और किसी भी तरह की इनमें नग्नता नहीं पाई जाती थी। इसके अलावा बुद्ध के सिर के चारों ओर प्रभामंडल को जटिल रूप से सजाया जाता था। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा, सारनाथ स्कूल। और हालांकि ये जो सुल्तानगंज की जो खड़ी बुद्ध प्रतिमा है, ये जो कि बिहार में मिला था, यह वर्तमान समय में ब्रिटिश म्यूजियम में संग्रहित है। सही विकल्प इसका ए हो जाएगा, सारनाथ स्कूल। तो साथियों ये था यूपीएससी क्विज 2025 भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति तथा धर्म से संबंधित जो प्रश्न, मतलब संभावना है पूछ सकता है आयोग 2025 के एग्जाम में, या फिर इससे संबंधित कुछ भी उन पर आधारित प्रश्न सेट था ये या क्विज था। बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।